हाँ जी क्लास। सो क्लास 10th ICSE स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे थे सेल के बारे में। ओके तो सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, सेल क्या होता है उसकी हिस्ट्री भी पढ़ ली थी, रॉबर्ट हुक ने किस तरीके से सेल डिस्कवर किया, है ना। और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ लिए थे, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर अप कर ली थी। इसके बाद हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ा था कि नहीं? ये सब चीज़ें पढ़ी थी ना, सेल इंट्रो, हिस्ट्री, पार्ट्स ऑफ सेल। तो पार्ट्स ऑफ सेल में आप लोगों को बताया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर एक रिजिड वॉल होती है, रिजिड वॉल इज कॉल्ड एज सेल वॉल, प्रेजेंट इन प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ प्लांट्स। ठीक है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, फंगस में किसकी बनी होती है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। फंक्शंस भी देख लिए थे, है ना। इन दोनों में से सिलेक्टिवली परमिएबल कौन है, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को कौन पास करेगा, सेल मेम्ब्रेन। फाइन, तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। न्यूक्लियस भी आई थिंक पढ़ लिया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है न्यूक्लियस भी कवर अप करवा दिया था। ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी देख लिया था हम लोगों ने। इसमें एनवेलप है, न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, याद है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था। न्यूक्लियस को जूम किया था, जूम करने के बाद देखा था कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, प्लाज्म है, क्रोमेटिन है, फाइन, क्रोमेटिन है और न्यूक्लियोलस है। ये सारी की सारी चीज़ें थी, पढ़ी थी हम लोगों ने, सबका रोल देख लिया था, है कि नहीं। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनेगा। क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनमें डीएनए प्रेजेंट है, वो डीएनए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों डॉटर सेल्स में, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर अप कर ली थी। न्यूक्लियस तक का सेक्शन आपका सारा हो गया था। ठीक है, तो आज हम आगे की कहानी कवर अप करेंगे। क्या कि ये जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, जैसे सपोज ये एक सेल है, तो सेल में ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया हो गया सारा पार्ट, इसे आपने बोल दिया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर के बोल रहे थे प्रोटोप्लाज्म, अगर आप लोगों को याद है तो, है कि नहीं। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट था ना। तो न्यूक्लियस देख लिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन देख लिया, बचा क्या है, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस से बाहर का ये जो एरिया है जहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं, रिएक्शंस होती हैं और भी बाकी काम होते हैं, वो सारा एरिया यानी कि साइटोप्लाज्म आज हम कवर अप करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो, आप लोग बायो पढ़ रहे हो, लिविंग्स के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, यही सब चीज़ें पढ़नी होती है। तो इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बेसिक यूनिट है कि किससे मिलके बने हैं और इनमें काम कैसे चलता है, ये लिविंग फंक्शंस होते कैसे हैं, ये सब चीज़ें जानने के लिए पहले इसलिए सेल पढ़ाया जाता है। ओके, तो साइटोप्लाज्म वाला जो सेक्शन है वो हम कवर अप करते हैं आज की क्लास में। तो बहुत ध्यान से आप लोग समझो क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से सेल काम करती है। ओके, सो पार्ट्स ऑफ सेल में नेक्स्ट कम्स सेल ऑर्गेनल्स, या आप सिंपल लिख सकते हो साइटोप्लाज्म। ठीक है, अपने आप नंबरिंग कर लेना आप लोग, मुझे याद नहीं मैंने कौन सी नंबरिंग करवाई थी, ABC वाली चल रही थी या फिर 1 2 3 वाली चल रही थी, वो आप लोग अपने लेवल पे देख लो। तो साइटोप्लाज्म जो है, साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स वाटर। ठीक है, लिक्विड कंटेंट या सेमी लिक्विड कंटेंट। तो सेल के अंदर ये जो सेमी लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है पानी, उसी को ही आपने क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्म। तो इसमें दो चीज़ें थी, एक तो साइटोसोल और एक सेल ऑर्गेनल्स। ओके, साइटोसोल, साइटो मीन्स अगेन सेल, सपोज दिस इज अ सेल, इस सेल के अंदर यहाँ जो पानी पड़ा हुआ है, ये पानी सेमी लिक्विड होता है, कंप्लीट लिक्विड नहीं होता। जैसे आप पानी पीते हो घटाघट, वैसा पानी नहीं है ये। ठीक है, थोड़ा डेंस पानी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस भी नहीं है,
कहीं बहुत ही ज़्यादा डेंस समझ लें आप लोग, तो एक मॉडरेट सेमी क्वांटिटी में आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो पानी पड़ा हुआ है सोल सेल के अंदर, साइटो, इसीलिए टर्म आ गया साइटोसोल। और इसी सेमी लिक्विड पानी में आपको कुछ ऑर्गन्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ ऑर्गन्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है ना, किडनी है, ब्रेन है, लिवर है, इस तरीके से ऐसे ही सेल जो है उसमें भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। और उसके ऑर्गन्स को आप क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स का मतलब होता है ऑर्गन लाइक या फिर लिटिल ऑर्गन्स, ठीक है, लिटिल ऑर्गन्स। भाई हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन सेल के ऑर्गन्स तो छोटे हैं, वो नहीं दिखेंगे आपको आंखों से, है कि नहीं। लिवर किडनी तो देख लो आंखों से, लेकिन ये कहाँ से देख पाओगे, ठीक। तो इसीलिए इनको लिटिल ऑर्गन्स बोल देते हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स। अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं यही आपको 1 बाय 1 इस चैप्टर में पढ़ने, इस सेक्शन में पढ़ने हैं, ठीक है। इतना ही रह गया है इस चैप्टर के अंदर, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो उसमें आप लोगों को कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, नंबर 4 वैक्यूल। ये सारा कुछ ब्रीफ अकाउंट है, क्योंकि डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास 9th क्लास में, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन वाला चैप्टर है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे भी बताया था, तो उसी के हिसाब से हम लोग कवर अप करेंगे। आप लोग ये ना सोचें कि डिटेल में पढ़ाया जाएगा जैसे क्लास 9th में, अब उतना नहीं। क्लास 9th के नोट्स बुक्स आप लोगों के पास है, आप लोग देख सकते हैं अगर डिटेल्ड रिवीजन चाहिए तो। लाइसोसोम, वैक्यूल, उसके बाद 5th माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, 6th प्लास्टिड्स, देन सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, ठीक है। और भी जो है राइबोसोम लिखना चाहो आप लोग लिख सकते हो, राइबोसोम, ठीक। इसमें से ये दोनों हो गए डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस क्यों, क्योंकि इसमें 2 मेम्ब्रेन्स हैं, इसीलिए डबल मेम्ब्रेनस। ओके, ये चारों जो हैं ये हैं सिंगल मेम्ब्रेनस। सिंगल मेम्ब्रेनस वाई, बिकॉज एक ही मेम्ब्रेन है। कैसे, वो भी हम समझेंगे। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस, इनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है। तो अब एक एक करके हमें ये सारा कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। आप लोग जो यहाँ क्लास में करवाया जा रहा है उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। कि हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट क्लास में तो पढ़कर आए हैं, आता ही है, ठीक है, आप लोगों को पता है। कुछ बच्चे नए ऐड हुए हैं, उनको नहीं पता, तो जो भी है एक रिवीजन के लिए ये करवाया जा रहा है, इसलिए ढंग से समझो, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन आगे के चैप्टर्स में बहुत आएगा। तो फिर मैं वहाँ पूछूंगी, अच्छा बताओ वो ऑर्गेनल कौन सा था, अच्छा उस ऑर्गेनल में ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा था, तो तब खोल कर देखोगे पेजेस, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बेटर है अभी समझ लो, ढंग से दिमाग में बैठा लो क्या कंसेप्ट है, ठीक है ना। क्योंकि सपोज फोटोसिंथेसिस पढ़ाया गया आप लोगों को, अब उसमें पूछा कि सेल का कौन सा ऑर्गेनल इन्वॉल्व है, अब पता ही नहीं, तुम लोग भूल गए हो, तो फिर कैसे। इसीलिए तो पहले हेडिंग बनाइए, नंबर 1 ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, ओके। तो अब इस कंडीशन में क्या, यहाँ पर हमें क्या कंसेप्ट समझना है, नाम से समझ में आ रहा है। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा यानी कि वही सेमी लिक्विड, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो यहाँ पे रेटिकुलम मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मा, ठीक है, या प्लाज्म। तो हमारा जो साइटोप्लाज्म है, उस प्लाज्म के अंदर ये एक नेटवर्क की तरह अरेंज्ड है। जैसे सपोज दिस इज अ सेल,
ठीक है, और ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो इसी के अंदर ये एक नेटवर्क की तरह, एक जाल की तरह बना हुआ है, मतलब फंस जाए बंदा इस तरीके से। तो पूरा नेटवर्क इसने अरेंज कर रखा है, नेटवर्क के फॉर्म में ये मिलता है। इसीलिए इस पूरे ऑर्गेनल को आप क्या बोल देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम ही इसका इस वजह से पड़ा क्योंकि ये नेटवर्क की तरह फैला हुआ है पूरे साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के चारों ओर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो तरीके का होता है, ER। ये सब ब्रीफ अकाउंट चल रहा है, मैं पहले बता दूं, मेन चीज़ें ही कवर अप करवाई जा रही हैं जो यूटिलाइजेशन है जिनका आगे, ठीक है, ताकि आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए इजली। तो पहला होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ठीक है, SER, और यहाँ हो गया RER। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है भाई? देखो, सपोज दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस हो गया डेंस वाला पार्ट। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग कुछ राइबोसोम अटैच कर दो, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे काफ़ी एरिया में। तो जिन जिन जगहों पर राइबोसोम अटैच होंगे वो जगह थोड़ी खुरदरी, रफ नज़र आएगी माइक्रोस्कोप में, जैसे सैंड पेपर नज़र आता है ना, बिल्कुल वैसी नज़र आएगी। ठीक है, थोड़ी रफनेस सी अपीयर होगी जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करोगे। तो इसीलिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा, वो पार्ट जिसमें राइबोसोम अटैच्ड है, वो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें राइबोसोम अटैच्ड नहीं है तो वो रफ तो जनरेट होगा नहीं, रफ अपीयर होगा नहीं, वो कैसा अपीयर होगा, स्मूथ। इसलिए उसको आपने क्या बोल दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो RER इज बेसिकली पार्ट जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, और यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है तो राइबोसोम्स के आगे क्रॉस लगा लो। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पर राइबोसोम क्यों किया, तो राइबोसोम का रोल क्या होता है, राइबोसोम ऐसे ऑर्गेनल है सेल में जो कि प्रोटीन बनाते हैं। सेल में प्रोटीन बनाने का काम, भाई आप लोग जानते हो कि दुनिया भर के काम चलते हैं सेल के अंदर, बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं, तो इतनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराने के लिए प्रोटीन चाहिए होगा ना। प्रोटीन्स आर लाइक असिस्टेंट, ठीक है, वो असिस्टेंट की तरह, हेल्पर्स की तरह काम करने के लिए उनको यूज़ किया जाता है सेल के अंदर। तो वो प्रोटीन को बनाने का काम जो है वो राइबोसोम करता है। तो जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वहाँ प्रोटीन बनेगा, मतलब वो वाला पार्ट ER का प्रोटीन बनाएगा, और जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, वो कुछ और बनाएगा। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम synthesizes प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स बनाता है। और SER synthesizes लिपिड्स, ये लिपिड्स बनाता है। ओके, तो लिपिड्स यानी कि फैट्स, फैट बनाने का काम इसका हो गया, और प्रोटीन बनाने का काम जो है वो RER का हो गया। क्लियर? डायग्राम बनाना चाहें आप लोग बना लीजिए, रफ स्केच ही बनाओ। एक न्यूक्लियस बना दो, उसके चारों ओर ऐसी बाउंड्री दिखा दो। ये हो गया न्यूक्लियस, उसके चारों ओर जहाँ ER आप लोग ये राइबोसोम दिखाएंगे, वो वाला पार्ट कौन सा हो गया, RER। और जहाँ नहीं है वो वाला पार्ट कौन सा हो गया,
SCR, ठीक है, बीच में दिखा दिया न्यूक्लियस। तो ये रफ स्केच ड्रॉ कर लो आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो नंबर 1 था ER। नंबर 2 गोल्जी बॉडी। नंबर 2 इज गोल्जी बॉडीज, ठीक है। तो गोल्जी बॉडीज जो हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। देखो भाई, तो गोल्जी बॉडी में इस वाले पार्ट को आप बोलते हैं सिस्टर्न। एक है तो सिस्टर्न, कई सारी हैं तो सिस्टर्नी, प्लूरल सिस्टर्नी, ओके, PL डॉट। और ये हो गए वेसिकल्स। वेसिकल्स यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस बैग के अंदर सामान भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको आपने बोल दिया वेसिकल। देखो अब ज़रा समझते हैं। तो गोल्जी बॉडीज़ जो हैं इस कंडीशन में क्या होता है, ER से, ठीक है, ER ये प्रोटीन बना रहा है और ये लिपिड्स बना रही है। तो प्रोटीन और लिपिड्स को फंक्शनल होने के लिए, भाई कोई चीज़ बनी है एकदम से काम नहीं करती ना, उसको थोड़ा मॉडिफाई होना पड़ता है, उसको अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाने पड़ते हैं, है कि नहीं। इसको आप ऐसे समझ लो, पहले आप ढंग से पढ़ोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, उसके बाद ही तो आप वर्किंग लाइफ में आओगे, जॉब वगैरह करेंगे या जो भी काम आप करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले जब कोई चीज़ सिंथेसाइज होती है उसको मॉडिफाई होना पड़ता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो वो मॉडिफिकेशन का काम जो है वो कहाँ पर होता है, गोल्जी बॉडी में। तो ER से जो भी सामान आ रहा है, ER से क्या सामान आ रहा है, या तो प्रोटीन आएगा या लिपिड आएगा, यही बनते हैं वहाँ पर। तो प्रोटीन और लिपिड मॉडिफाई कहाँ पर होते हैं, गोल्जी बॉडी में, जिससे वो फंक्शन करने लायक हो जाए। तो मॉडिफिकेशन के लिए गोल्जी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, जब मॉडिफाई करने के बाद इनको टारगेट भी कर देता है। टारगेट मतलब मान लो ये कोई प्रोटीन था, इसको समझिए आप ऐसे, जैसे ये कोई प्रोटीन था, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है इसको ये पैक कर देगा किसमें, वेसिकल में। पैक कैसे करेगा, ये जो पार्ट है पूरा ये बड आउट हो जाएगा। बड आउट कैसे, ये पार्ट अंदर की तरफ मूव करेगा इस तरीके से, ये पार्ट यहाँ से मूव करेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों मेम्ब्रेन्स फ्यूज़ कर जाएंगी, ठीक है। ये आगे ऐसे फ्यूज़ करेंगी, ये आगे ऐसे फ्यूज़ करेंगी और ये फ्यूज़ होकर के ये पार्ट पूरा अलग हो जाएगा। तो जैसे ये अलग हुआ, वेसिकल बन गया, बैग बन गया, और इस बैग के अंदर कौन प्रेजेंट है, मॉडिफाइड प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये मॉडिफाइड प्रोटीन की ज़रूरत जहाँ पर भी होगी सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चाहिए, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पढ़ाई थी, उसमें प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चाहिए, है ना, या फिर कोई कहीं और चाहिए, हार्मोन बनाने के लिए चाहिए, कहीं भी इस प्रोटीन की ज़रूरत है उसको वहाँ पर भेज दिया जाएगा। इस प्रोसेस को ही आप क्या बोलते हैं, टारगेटिंग, ठीक है। टारगेटिंग या फिर डिलीवरी। तो डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल या टारगेटिंग सिस्टम ऑफ द सेल को ही आप यहाँ पर गोल्जी बॉडी का काम ये रहता है, ओके। तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, और दूसरा हो गया टारगेटिंग या फिर डिलीवरी ऑफ प्रोटीन्स या मॉडिफाइड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, फाइन। तो ये सेक्शन था गोल्जी बॉडी का। प्लांट्स के केस में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, ठीक है, डिक्टियोसोम इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में जीबी को क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम। क्यों बोलते हैं वो सब क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट कर लो। गोल्जी बॉडी डायग्राम बना लो, बना लिया होगा आप लोगों ने। ऐसे ही डायग्राम बनाना, पहले दो कंबाइंड डायग्राम बनाना गोल्जी बॉडीज़ में। तो पहले आप लोग ER दिखा लो, ER में RER SCR, इससे प्रोटीन और लिपिड्स जा रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड्स,
तो प्रोटीन लिपिड्स क्यों जा रहे हैं गोल्जी बॉडी में? मॉडिफाई होने के लिए। तो गए, कौन लेकर जाएगा? वेसिकल्स लेकर जाएंगे, ठीक है। दे आर द कैरियर्स, ये कैरी करते हैं, इसीलिए वेसिकल जो हो गए ये कैरियर्स हो गए। तो कैरियर्स के ज़रिए ये जाएंगे गोल्जी बॉडी में, मॉडिफाई होंगे, जैसे ही मॉडिफाई हो गए वही बर्ड आउट होंगे, वेसिकल फिर जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी उसे टारगेट कर देगा, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम आप लोग कंप्लीट बना लो। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम, ठीक है, ये जो दिखाया है। तो इसमें गोल्जी बॉडी में लिख लो आप लोग फंक्शंस। नंबर 1, प्रोटीन्स and lipids coming from ER, modify in गोल्जी बॉडी, ठीक है, वो मॉडिफाई हो जाते हैं गोल्जी बॉडी में, ठीक। सेकेंड, delivers the modified protein and lipids, उन्हें ये डिलीवर भी करता है। दैट इज़ मतलब क्या, इसके लिए आप और टर्म क्या यूज़ कर सकते हो? टारगेटिंग टू रिक्वायर्ड साइट। रिक्वायर्ड साइट मीन्स जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर भेज देता है, ओके। तो ये सारा कुछ था गोल्जी बॉडी में। तो मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया है जिससे हम आगे इन कंसेप्ट्स को यूटिलाइज कर सकें। ER गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट नंबर 3, लाइसोसोम। नंबर 3 इसके बाद लिखेंगे लाइसोसोम। तो लाइसो मीन्स लाइसिस, ठीक है। सोमा मीन्स बॉडी। तो लाइसोसोम जो है ये सेल में प्रेजेंट, सपोज दिस इज अ सेल, ये हो गई एक सेल, ठीक है। इसी सेल के अंदर ये हो गया लाइसोसोम, और ये जो लाइसोसोम है इसके अंदर ये हो गए ये है लाइसोसोम, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को ही आप और क्या बोलते हो? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, सेल के अंदर जो लाइसोसोम है ये लाइसिस कराता है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसके पास अगर कोई सामान आ गया तो ये उसको तोड़ देगा, ठीक है। ये तोड़ने ताड़ने का काम करता है। तो सपोज इसके पास कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, क्लास 9th में पढ़े थे ना न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देगा इनटू इट्स यूनिट्स। प्रोटीन्स आ गए तो उनको उसकी यूनिट्स में तोड़ देगा, है ना। फैट्स आ गए तो वैसे तोड़ देगा। मतलब इसको ब्रेक डाउन के अलावा और कोई काम नहीं आता, ठीक है। ये सिर्फ तोड़ने ताड़ने का काम ही जानता है। तो जो लाइसोसोम है इसके पास ऐसा क्या है, ऐसे कौन से हथियार है, वेपन्स है इसके पास जिससे ये इतनी लाइसिस कर पा रहा है? तो इसके पास प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, या डाइजेस्टिव एंजाइम। अब नाम से समझ में आ रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेशन वर्ड आ रहा है, डाइजेशन का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। तो हो ना हो ये ब्रेक डाउन करते होंगे तभी इनका नाम ऐसे पड़ा, ठीक है। तो इसीलिए इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होने की वजह से ही इसको आप ऐसा नाम दे रखा है इसका, लाइसोसोम, ओके क्लास। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गए लाइपेज। तो लाइपेज जो एंजाइम है या लाइपेजेस, ये जो एंजाइम हैं ये किसको डाइजेस्ट करेंगे?
डाइजेस्ट लिपिड्स, ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट का मतलब होता है ब्रेक डाउन। याद ना रहे तो लिख लिया करो मीनिंग, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे दूसरे हो गए प्रोटीएज, तो प्रोटीएज जो हैं ये किसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। प्रोटीन्स ऐसे कार्बोहाइड्रोलेज वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस वो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे। लिख लो कार्बोहाइड्रोलेज, कार्बोहाइड्रोलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, फाइन। तो डाइजेशन करने वाले सारे के सारे एंजाइम्स, मशीन्स या वेपन्स इनके पास प्रेजेंट है, इसलिए लग गया लाइसोसोम। तो कोई भी अगर मान लो बैक्टीरिया गलती से भी इसके पास आ गया तो पता ही है आगे क्या हाल होने वाला है, बैक्टीरिया के तो ये टुकड़े टुकड़े कर देगा, ठीक है, और आगे सारा का सारा सामान फिर यूज़ हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी लाइसोसोम में। नेक्स्ट ऑर्गेनल नंबर 4 वैक्यूल। नंबर 4 ऑर्गेनल पढ़ेंगे वैक्यूल। तो वैक्यूल जो है ये जैसे सेल है सपोज, ठीक, तो बेसिकली एक स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस मीन्स भाई सामान रखने के लिए, जैसे घरों में स्टोर हाउस होते हैं ना, आप रख देते हैं सारा का सारा एक्स्ट्रा सामान या कुछ भी कबाड़ टाइप्स, तो वो आप स्टोर हाउस बना देते हैं। ऐसे ही सेल के अंदर, सेल के पास भी एक स्टोर हाउस है, ठीक है। तो ये जो स्टोर हाउस है ये बड़ा भी हो सकता है, ये स्टोर हाउस छोटा भी हो सकता है, क्लियर। तो ये स्टोर हाउस दो तरीके का हो सकता है, लार्ज साइज भी हो सकता है और स्मॉलर साइज भी हो सकता है, ठीक। तो लार्जर साइज कहाँ मिलेगा, ये मिलता है इन प्लांट्स। प्लांट्स में ये काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। जैसे सपोज ये प्लांट है तो इतना एरिया तो वैक्यूल ने ही कवर कर लिया, स्टोर हाउस ने ही कवर कर लिया, ये इतना बड़ा होता है। और स्मॉलर साइज कहाँ मिलेगा, ये इन एनिमल सेल्स, ठीक है, यहाँ पे इन प्लांट सेल्स। तो एनिमल सेल में वैक्यूल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन स्मॉलर इन साइज, और प्लांट सेल के अंदर ये लार्जर इन साइज होते हैं, ठीक है। तो काम क्या होता है, अब क्योंकि स्टोर हाउस है तो क्या करेंगे, स्टोर्स करेंगे। क्या स्टोर करेंगे, स्टोर्स वेस्ट, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट स्टोर करेगा, वाटर स्टोर करेगा, एक्सेट्रा, यही सब चीज़ें स्टोर करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है प्लांट्स जो हैं वो क्यों ज़बरदस्ती इतना बड़ा वैक्यूल अपने अंदर रखे हुए हैं अपनी सेल्स में, और हम लोगों को क्या नहीं स्टोर हाउस चाहिए, हमें भी तो चाहिए होगा स्टोर हाउस। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि प्लांट्स जो होते हैं दे आर इमोटाइल। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते ना, मोशन नहीं कर सकते, इमोटाइल होते हैं, ठीक। तो जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रही, नेचुरल बात है, उसको अपना स्टोरेज का काम ज़्यादा करना पड़ेगा। भाई एनिमल्स के केस में क्या है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, तो अगर उनको प्यास लग रही है या भूख लग रही है तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, माइग्रेट कर गए और अपना कंज्यूम कर लिया, ठीक। तो वहाँ स्टोर करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्लांट्स के केस में क्या हो, तो जा ही नहीं सकते, उन्हें तो एक ही जगह खड़े रहना है, चाहे धूप आए, बारिश आए, कुछ भी आए, ठीक है, उन्हें रहना एक ही जगह है। तो इसीलिए उनको अपना स्टोर हाउस बड़ा रखना पड़ेगा कि कल को अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो एटलीस्ट मैं अपने स्टोर हाउस में से उसे निकालूँ और यूज़ कर सकूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए प्लांट्स क्योंकि इमोटाइल होते हैं, सो लार्ज साइज्ड वैक्यूल उनमें प्रेजेंट होता है, वैक्यूल इज प्रेजेंट या इज फाउंड, ठीक है। जबकि एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है, दे आर मूवेबल, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ओके। तो ये सारा कुछ था प्लांट्स के केस में। नंबर 5 इज माइटोकॉन्ड्रिया। अगला हम लोग कवर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया।
तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कंसेप्ट है, देखो, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस बोलते हैं ना भाई, पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ, पावर हाउस वो जगह जहाँ पर एनर्जी बनती है, ठीक है, जहाँ एनर्जी फॉर्म्ड होती है उस जगह को आप पावर हाउस बोल देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है सेल की जहाँ पर एनर्जी बनती है, ठीक है, एनर्जी निकलती है खाने में से, और वो जो एनर्जी है फिर उससे हम डेली लाइफ के काम कर सकते हैं। तो वो हो गया सारा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, इसलिए आपने उसको बोल दिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये सारे के सारे अब तक आपने देखे ये सब सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल थे। सिंगल मेम्ब्रेनस क्यों, सब में एक ही मेम्ब्रेन थी, ठीक है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन भी एक ही थी ना, जैसे ये सपोज प्लांट सेल है, यहाँ दिखा लो आप लोग डायग्राम, ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर ये पूरी जो मेम्ब्रेन आ गई ये जो ब्लैक में मैंने मेम्ब्रेन दिखाई है, इसी मेम्ब्रेन को आप बोलेंगे वैक्यूलर मेम्ब्रेन, वैक्यूलर मेम्ब्रेन, वैक्यूलर मेम्ब्रेन को ही बोला जाता है टोनोप्लास्ट। तो ये एक मेम्ब्रेन है, ऐसे लाइसोसोम में भी आपने एक मेम्ब्रेन देखी है कि नहीं, ईआर में भी एक ही मेम्ब्रेन थी, जीबी में भी एक ही मेम्ब्रेन थी, बट माइटोकॉन्ड्रिया में आपको दो मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेंगी, ठीक। तो इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। या इसको ऊपर बना देते हैं क्योंकि यहाँ आ नहीं पाएगा। क्या रहने दो, आप लोग ये कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स्ट्रा लाइन मत बनाओ। हाँ जी, अब ज़रा समझिए क्या है इसमें। ये जो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन दिखाई है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन मतलब लेयर, तो ये आउटर लेयर हो गई, आउटर परत हो गई। ये है इनर मेम्ब्रेन। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें आप देख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन यहाँ से फोल्ड हो रही है, अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, ठीक है। इस तरीके से अंदर की तरफ इन फोल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो इनफोल्डिंग्स हैं, इन्हीं इनफोल्डिंग्स को आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। एक है तो क्रिस्टा, क्योंकि कई सारी दिखाई दे रही हैं तो इसीलिए क्रिस्टी, ओके। प्लूरल वर्ड क्या हो गया, क्रिस्टी। तो ये क्रिस्टा जो है इसका क्या रोल होता है, इसका रोल होता है इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द surface area for ATP synthesis। देखो भाई, यहाँ जो क्रिस्टा है इसके पास ऐसे ऐसी मशीनरी है, ऐसे एंजाइम्स हैं जो ATP जनरेट करवाते हैं, ठीक है। तो खुद सोचो आप, क्रिस्टा जो है जितनी ज़्यादा होगी, अगर आप इसको खोल दो, ठीक है, ऐसे करके सारी क्रिस्टा को खोल दो तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना। तो जितनी ज़्यादा क्रिस्टी होगी उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा इनर मेम्ब्रेन का, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी वो मशीनरी भी बढ़ गई, और वो मशीनरी क्या बना रही है, ATP बनवा रही है, ओके। तो इसीलिए टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ATP सिंथेसिस इस क्रिस्टी का रोल रहता है। ये जो पूरा अंदर वाला जो यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, इस पानी को ही आप क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक। यहाँ इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको सर्कुलर DNA मिल जाएगा, ये हो गया DNA, ठीक है। और ब्लू कलर से दिखा देते हैं राइबोसोम्स, ठीक है, ये हो गए राइबोसोम्स।
तो दो मेम्ब्रेन्स आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे, एक तो आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया कैसा ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेनस, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग फूड खाते हैं उस फूड का डाइजेशन होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद उसका डाइजेशन होता है, उसको तोड़ा जाता है। जब उसको तोड़ा जाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा, ग्लूकोज। ठीक है, हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि माल्टोज वगैरह बनता है, ठीक है, माउथ में, फिर ऐसे वो माल्टोज फर्दर ब्रेक डाउन होता है, ऐसे प्रोटीन्स खाओगे तो अमाइनो एसिड बनेगा, वो सब हम लोग क्लास 9 में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो फूड अल्टीमेटली मान लो ग्लूकोज में टूटा, यही जो ग्लूकोज है ये ब्लड में जाएगा वाया ब्लड के थ्रू ये कहाँ जाएगा, हर एक सेल्स में, रीच टू ईच सेल, हर एक सेल में जाएगा, ब्लड के थ्रू ये हर सेल में चला गया। अब हर एक सेल जो है हमारी बॉडी की, उसके पास क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, है कि नहीं। तो उसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो ग्लूकोज है इसको और फर्दर तोड़ा जाता है। कैसे, इसको ऐसे समझ लो, जैसे सपोज ये सेल है, यहाँ ग्लूकोज पहुँच गया, ठीक है, तो ग्लूकोज जो है C6H12O6 ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये रहा ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ये जो कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सपोज मैं यहाँ कार्बन की बात करूँ, ठीक, तो ये जो कार्बन वगैरह प्रेजेंट है इनमें बॉन्ड्स रहते हैं कि नहीं, तो इन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, इन्हीं बॉन्ड्स पर अटैक करता है, इन्हीं पर ही कैंची चला देता है, सीजर चला देता है। तो इन्हीं बॉन्ड्स को जब आप तोड़ोगे तो खूब एनर्जी निकलेगी, और ये एनर्जी हवा में उड़ ना जाए, निकल ना जाए, कहीं डेसिपेट ना हो जाए, इसलिए इस एनर्जी को तुरंत कहीं मतलब ब्लॉक करना ज़रूरी है। तो ब्लॉक करने के लिए ही इन्हीं सेल्स में रहते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स। ये मैंने एडीपी एक मॉलिक्यूल दिखा दिया, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिखा दिया, ये दोनों अलग अलग घूमते रहते हैं। एडीपी अलग घूम रहा होता है सेल के अंदर, जैसे यहाँ दिखा दो रेड से एडीपी, ठीक है, ये एडीपी अलग घूम रहा, ऐसे ग्रीन से आप दिखा दो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग घूम रहा, ठीक है, ये दोनों अलग अलग घूमते रहते हैं। तो सेल क्या करती है, वो बोलती है कि अरे ये ग्लूकोज तोड़ा है, इतनी एनर्जी निकली है, कहीं तो हम ब्लॉक करें, इन दोनों को ही ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ज्वाइन करने के लिए बॉन्ड बनवाना ज़रूरी है, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बनना ज़रूरी है ना। और बॉन्ड बनने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट एनर्जी तो डालनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो वो एनर्जी जो यहाँ से निकली ग्लूकोज को तोड़ने से, वो सारी की सारी एनर्जी यहाँ पर इन्वेस्ट कर दी। तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर जो एनर्जी इन्वेस्ट हुई उससे क्या बन गया, एटीपी, ठीक है, ये हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, लास्ट ईयर ही था रेस्पिरेशन। तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि जो भी आपने फूड खाया ग्लूकोज बन गया, वो ग्लूकोज ब्लड के ज़रिए हमारी बॉडी की हर एक सेल में पहुंच गया, क्योंकि सेल्स को फूड चाहिए ही होता है, ठीक है। तो ये जो फूड पहुंचा हर एक सेल में, ग्लूकोज पहुंचा, सेल क्या करेगी, पहले उस ग्लूकोज को सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ देगी, पायरुविक एसिड में तोड़ देगी। ग्लूकोज 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन है, तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बन जाएंगे। फिर वो पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री मारेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री मारने के बाद उसके कार्बन्स को और तोड़ा जाएगा, और जब उसके कार्बन्स को और तोड़ा जाएगा तो क्या लिबरेट होएगी, बॉन्ड को जब तोड़ा जाएगा तो एनर्जी लिबरेट होएगी। उस एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड क्रिएट करवा देते हैं, एंड इट बिकम्स एटीपी, ठीक है। तो एटीपी जो है वो क्या है, एटीपी इज एनर्जी करेंसी, ये सारा कुछ लिखना है आप लोगों को। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, मतलब जब भी सेल को एनर्जी चाहिए होगी तब
एटीपी को बोला जाएगा अरे तुम्हारे पास तो एनर्जी स्टोर्ड है इस बॉन्ड के अंदर, इसको तोड़ो, इसको तोड़ दो और एनर्जी निकाल दो, हमारा काम इजी हो जाएगा। तो जब भी सेल को कोई रिएक्शन करानी होती है, सपोज A + B से C बनवाना है, तो इस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी एटीपी को ही बोला जाएगा तुम्हारे पास एनर्जी स्टोर्ड है, इसको बॉन्ड को तोड़ो और एनर्जी निकालो और उस एनर्जी से वो रिएक्शन करवा दी जाएगी। तो सेल के अंदर जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है किसको याद किया जाता है? एटीपी को। इसीलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, ये मैंने थोड़ा आपको रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ाया है, अगर अभी नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, वो आगे की क्लासेस में कवर अप हो जाएगा। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता कैसे है, कि जो भी फूड आप खा रहे हो उसका जो ग्लूकोज है उसके बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर्ड है, उन्हीं बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है और ब्लॉक कर दिया जाता है इस बॉन्ड में, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बॉन्ड में। ठीक है, तो ये सारा का सारा कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया। दिस वाज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट कम्स प्लास्टिड्स। आगे पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट प्लास्टिड्स, नंबर 6। तो प्लास्टिड्स जो हैं ये मिलेंगे आपको इन प्लांट सेल्स, ये एनिमल सेल्स में नहीं मिलते, प्लांट सेल्स में मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए तो प्लास्टिड्स जो हैं ये दो तरीके के, कलर्ड प्लास्टिड और कलरलेस प्लास्टिड्स। ठीक है, कलर्ड प्लास्टिड्स ये दो तरीके के, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है भाई क्लास, क्रोमो एंड क्लोरो। और कलर्ड प्लास्टिड में आ गया ल्यूकोप्लास्ट। तो कलर्ड प्लास्टिड जो हैं ये कलर, इनकी वजह से कलर जनरेट होता है। जैसे आप प्लांट में देखो तो प्लांट में आपको पत्तियां ग्रीन कलर की दिखाई देंगी, ठीक है, लीव्स ग्रीन कलर की दिखाई देंगी। वाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मीन्स ग्रीन, तो ये कलर देते हैं। ठीक है, इसलिए कलर्ड प्लास्टिड इम्पार्ट कलर या प्रोवाइड कलर। ठीक है, ये कलर देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन, अदर देन ग्रीन। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? जैसे आप लोग पोटैटो देखते हो रेड, टोमेटो देखते हो रेड कलर का, है ना, ऐसे आपने कोई फ्लावर देखा येलो कलर का, ऑरेंज कलर का। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम ग्रीन, इट इज़ ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। फाइन, तो प्लांट्स में जो कलरफुल पार्ट रहता है, वो कलरफुल पार्ट चाहे वो फ्लावर का हो, चाहे वो वेजिटेबल्स का हो, फ्रूट्स का हो, इट इज़ ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अदर देन ग्रीन। और ये क्यों होता है? टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और ये पॉलिनेटर्स का कंसेप्ट आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये वो एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं। तो उनको बहुत मतलब बेसिकली उनको जाना होता है फ्लावर पर नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। तो फ्लावर इसीलिए अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, इनको अट्रैक्ट करने के लिए क्रोमोप्लास्ट का यूज़ करता है। क्लोरोप्लास्ट का क्या क्या यूज़ रहता है? फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लोगों को बताई, क्रोमो एंड क्लोरो। तीसरा आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स, जैसे क्लोरो का मतलब ग्रीन था, क्रोमो का मतलब कलर था, ऐसे ल्यूको का क्या मतलब हो गया? ल्यूको मीन्स कलरलेस या फिर वाइट आप बोल देते हैं। ठीक, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है? इट स्टोरेज। ठीक है, ये स्टोर्स करता है न्यूट्रिएंट्स को।
तो स्टोरेज के बेसिस पे ये 3 तरीके का होता है, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और तीसरा हो गया इलायोप्लास्ट। ठीक है जी। तो अमाइलो मीन्स अगर ये स्टार्च स्टोर करे, अगर ये स्टार्च स्टोर कर रहा है तो अमाइलोप्लास्ट कहेंगे। फाइन। अगर ये एल्यूरो, अगर ये प्रोटीन्स स्टोर कर रहा है तो एल्यूरोप्लास्ट, और अगर ये ऑयल स्टोर कर रहा है या फैट स्टोर कर रहा है तो बोलेंगे इलायोप्लास्ट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो है, ठीक है, आलू है, तो आलू में बोलते हैं स्टार्च बहुत ज़्यादा है, तो स्टार्च किस में स्टोर करता होगा ज़्यादा, अमाइलोप्लास्ट में। तो सेल जो है पोटैटो की, पोटैटो प्लांट प्रोडक्ट है ना, तो उसमें सेल्स भी आएंगी, तो उसकी सेल में अमाइलोप्लास्ट होगा, प्लास्टिड एक ऑर्गेनल होगा। ये है पोटैटो, ये है उसकी एक सेल। यहाँ पर हर एक सेल में आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा और साइटोप्लाज्म में आपको प्लास्टिड मिलेगा। इसकी प्लास्टिड में कौन सा मिल जाएगा, अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, स्टार्च। ठीक है। ऐसे एल्यूरोप्लास्ट, जैसे मेज़ वगैरह का केस ले लो, मक्का ले लो, तो उसमें एल्यूरोप्लास्ट बहुत देखने को मिलेगा, तो इसलिए प्रोटीन का कंटेंट उसमें हाई होता है। इलायोप्लास्ट ऑयल फैट्स, तो जैसे मस्टर्ड सीड्स हो गई, मस्टर्ड समझ रहे हो ना, सरसों का तेल जिनसे निकलता है, तो मस्टर्ड सीड्स हो गई, मेज़ हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है। यहाँ पोटैटो हो गया। तो इस तरीके से प्लांट्स में ये स्टोरेज करते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की। ओके। तो ये हो गया है कंप्लीट जनरल अकाउंट। अब बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट की, या क्लोरोप्लास्ट वैसे फोटोसिंथेसिस में भी आएगा, यहीं कवर अप हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। तो ये जो ग्रीन कलर्ड है ये किसकी वजह से है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, हाँ जी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्लोरोफिल। ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो इसका डायग्राम अगर आप बनाएं, ये फोटोसिंथेसिस में भी है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक। तो यहाँ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसलिए 2 मेम्ब्रेन्स दिखा दी, और यहाँ मिलेंगे स्टैक्स। स्टैक्स का मतलब जैसे कॉइन के ऊपर कॉइन रख दिया हो किसी ने। ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉइन्स के ऊपर कॉइन जैसे हम रख देते हैं, वैसे ये स्टैक जनरेट हो गया। इस स्टैक को आप बोलते हैं ग्रैनम। फाइन। कई सारे हैं इसलिए ग्रैनम, बहुत सारे हैं इसलिए प्लूरल वर्ड क्या हो जाएगा, ग्रैना। ग्रैना मतलब काफ़ी सारे, प्लूरल। उसके बाद ये उसकी एक यूनिट, एक कॉइन को क्या बोलेंगे भाई, कॉइन का पूरा स्टैक को तो बोल दिया हमने ग्रैनम, और एक कॉइन को आप क्या बोलेंगे, थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड। ठीक है। और ग्रैनम हो गया स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड्स। ठीक है। इसी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल रहता है, हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप दिखा दो, ये हो गया डीएनए, यहाँ और राइबोसोम, राइबो
राइबोसोम्स, ठीक है। और ये जो कनेक्टिंग लिंक हो गए, ये इसको और इसको जो कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनको आप बोल देते हैं स्ट्रोमा लैमेली। एक है तो लैमेला, काफ़ी सारे हैं तो लैमेली ई लग जाएगा, ठीक है ना। राइबोसोम, स्ट्रोमा, लैमेली। और यहाँ जो फ्लूइड पड़ा है वही प्लाज्म जो पड़ा है, इस प्लाज्म को आप बोलेंगे स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया में इसे मैट्रिक्स बोल रहे थे, क्लोरोप्लास्ट में इसे बोलेंगे स्ट्रोमा। तो ये डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में नहीं बताएंगे, यहीं कवर अप करवा दिया है। जनरल जो बताया, मतलब जो जनरल था वो आप लोगों को करवा दिया है। डिटेल्स तो हम पढ़ेंगे ही चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस में। फाइन, तो प्लास्टिड्स के बारे में आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, ठीक है, बाउंड्री में, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे ही, इसीलिए इसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स सारे कंप्लीट हो गए हैं। डीएनए कंटेनिंग ऑर्गेनल्स की बात करी जाए तो डीएनए किन में मिलेगा, एक तो क्लोरोप्लास्ट में दिखाया, एक माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाया, और कहीं नहीं होता, ठीक है, और किसी ऑर्गेनल में नहीं होता, बाकी तो न्यूक्लियस में तो मिलेगा ही। ये हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद आगे लिखो, नेक्स्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स नंबर जो भी चल रहा था आप लोग देख लेना। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो यहाँ सारा का सारा प्रोटीन बनता है, जितनी भी सेल में प्रोटीन बनती है वो सब यहीं सिंथेसाइज होती है, राइबोसोम में ही सिंथेसाइज होती है। तो इसीलिए आप इनको क्या बोल देते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज। पहली चीज़। दूसरा कि राइबोसोम खुद किसका बना हुआ है, ये बना होता है आरएनए, कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था, आरएनए बनाता है न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस का पार्ट है, ठीक है ना। तो कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, खुद ये इनका ही बना होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इसके चारों ओर, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल कैसे, जैसे सपोज ये मैंने राइबोसोम दिखा दिया, ठीक, तो ये दोनों तो हो गए प्रोटीन, और ये जो मैंने चेन दिखाई है ये हो गया आरएनए। तो आप लोग देख रहे हो इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन थोड़ी ना इस तरीके से जो इसको कवर कर रही है। तो जब मेम्ब्रेन है ही नहीं तो इसीलिए इसको आपने क्या बोल दिया, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, ठीक है। अब दो तरीके का होता है राइबोसोम, एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S राइबोसोम जो होते हैं ये बने हुए होते हैं दो सब यूनिट्स के। टू सब यूनिट्स कौन कौन सी हैं, डायग्राम से बना लो आप लोग। ये होगी एक सब यूनिट, दो सब यूनिट, ठीक है। दो सब यूनिट्स कौन कौन सी, एक हो गई 50S और एक हो गया 30S। इनको जोड़ मत देना, ठीक है, कि 80S हो रहा है 70S कहाँ से आ गया, जोड़ना नहीं है, ऐड नहीं करना। 50S 30S, ये लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। एस होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट 70S। पहली बात, कहाँ मिलेंगे 70S राइबोसोम, ये मिलेंगे इन प्रोकैरियोट्स, फाउंड इन, पूरा सेंटेंस लिखो, फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा ये मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, या प्लास्टिड्स, सिंपल ऐसे लिख लो, प्लास्टिड्स।
ओके, तो ये यहाँ मिलते हैं 70s राइबोसोम। हमारी सेल यूकैरियोटिक सेल होती है, न्यूक्लियस प्रॉपर प्रेजेंट है, डीएनए कवर्ड है ना, न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह सब प्रेजेंट है। तो प्रोकैरियोटिक हमारी सेल तो यूकैरियोटिक सेल होगी। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स मिलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स जो हैं उनके अंदर 70s राइबोसोम मिलेंगे, और इसके अलावा और कहाँ मिलेंगे, ये प्रोकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम में। पहला पॉइंट, इस तरीके से राइबोसोम दिखाओ। यहाँ पर ये बने होते हैं दो सब यूनिट, 60s और 40s। 60s इज लार्जर सब यूनिट और 40s इज स्मॉलर सब यूनिट। ओके, आरएनए आप लोग दिखा लेना ऐसे। दूसरा पॉइंट, फाउंड इन, ये कहाँ मिलेंगे, यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल्स ओनली, ये वहीं देखने को मिलते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते, ठीक है। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे, मतलब बैक्टीरिया को छोड़ के जितनी भी सेल्स हैं सब यूकैरियोटिक हैं, और सब में 80s राइबोसोम मिलेंगे। तो हमारी सेल्स में भी कौन से मिलेंगे फिर, 80s राइबोसोम, ठीक है। ये सारा सेक्शन था राइबोसोम का। इसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट ऑर्गेनल, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स ये भी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। इसकी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे अगले चैप्टर में ही, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला जो चैप्टर है वहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो वहाँ देखना ही है, देख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी आप लोग इसके बारे में सिर्फ इतना लिख लो, रोल इन सेल डिवीजन, ठीक है। ये सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है। ठीक, तो अभी क्योंकि अगला चैप्टर ये है इसीलिए वहाँ पर मुझे दोबारा बताना पड़ेगा, इसलिए आप लोग अभी इतना ही लिख लो, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल रोल इन सेल डिवीजन। फाइन, तो ये आपका सेल ऑर्गेनल्स वाला सेक्शन तो सारा हो गया है कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन लिखो इसके बाद, differentiate between plant cell and animal cell, differentiate between plant cell and animal cell। तो ये हो गया प्लांट सेल, ये हो गया एनिमल सेल, ओके। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो राइट टिक लगा लिया, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है तो क्रॉस का टिक लगा लिया, ठीक। दूसरा, प्लांट सेल जो होता है इसमें आपको लार्ज साइज वैक्यूल देखने को मिलेगा, वहाँ पर स्मॉल साइज वैक्यूल। नंबर थर्ड, और क्या डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, आपको और क्या चीज़ें देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर प्लास्टिड्स एब्सेंट हैं। और नंबर फोर, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स यहाँ पर एब्सेंट है, और यहाँ पर सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। फाइन, और दूसरा क्वेश्चन लिखो इसके बाद, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, differentiate between prokaryotic and eukaryotic सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में आप लोगों को डिफरेंस बताना है। ये कॉलम बना लो प्रोकैरियोटिक सेल का,
ये कॉलम बना लो यूकैरियोटिक सेल का। ये सब पढ़ चुके हैं क्लास 9th के अंदर, ठीक है, मैं बस यहाँ रिकॉल करवा रही हूँ। तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा था। जैसे ये एक सेल है तो सेल में न्यूक्लियस देखा था ना, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और उस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में जगह जगह पोर्स प्रेजेंट थे, न्यूक्लियर पोर्स। यहाँ क्रोमेटिन था, न्यूक्लियोप्लाज्म था, न्यूक्लियोलस था, सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो अगर ये डीएनए न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड नहीं है, ठीक है, डीएनए डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो ऐसी सेल को आपने क्या बोल रहा था, प्रोकैरियोटिक सेल। इसलिए बोल रहे थे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो इसीलिए डीएनए इज सस्पेंडेड। हाँ जी, कहाँ मिलेगा, इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में मिलेगा। ओके, और जबकि यहाँ पर क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है या नहीं, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, इसलिए राइट का टिक आ गया, ठीक है। और दूसरा, डीएनए इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। डीएनए कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि एनवेलप है ना, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, राइट का टिक लगा दिया। तो यहाँ एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, क्लास 9th में डाइवर्सिटी पढ़ा था, बायोडाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी जो था उसमें 5 किंगडम बताए थे आर.एच. व्हिटेकर ने, मोनारा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो आप लोगों को स्पेशली बताया था कि मोनारेंस जो होते हैं दे आर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक। उनकी सेल प्रोकैरियोटिक होती है, मतलब डीएनए सीधा का सीधा साइटोप्लाज्म में मिलेगा, न्यूक्लियर एनवेलप है ही नहीं, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा ब्रैकेट में लिख लेना बैक्टीरिया। और यहाँ पर क्या आ गए, प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमेलिया तक, ठीक है, यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो किंगडम प्रोटिस्टा, के डॉट का मतलब किंगडम से है, किंगडम प्रोटिस्टा से लेकर के किंगडम एनिमेलिया तक के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी बॉडी में कौन सी सेल्स मिलेंगी, यूकैरियोटिक। ओके, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। एग्जाम्पल और लिखना चाहो तो जैसे ईस्ट फंगस होती है, अमीबा प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है, ह्यूमन एक्सेट्रा। मतलब बैक्टीरिया को छोड़ के सारी सेल्स यूकैरियोटिक। ओके, तो ये सारा का सारा कंसेप्ट था, लिख लो इसको, कंप्लीट करो। हाँ जी क्लास, डन। तो ये हो गया है कंप्लीट। ओके, तो अगली क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे, हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। सेकंड चैप्टर जो है उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, सेल डिवीजन, सेल साइकिल के बारे में, ये सारी की सारी चीज़ें। तो मैं एक बार आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या हम लोगों ने अब तक कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जो कि क्लास 9th का ही एक बिल्कुल फंडामेंटल चैप्टर था। तो उस फंडामेंटल चैप्टर में बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रोब्स हो, कितने भी तरीके के लिविंग्स हो,
सब सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। पूरी बॉडी में सेल ही है और वो सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, चाहे आप उससे फोटोसिंथेसिस करवाओ, चाहे रेस्पिरेशन करवाओ, डाइजेशन करवाओ, जो मर्जी करवाओ, सेल ही करती है। इसीलिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसको कहा था। फिर हमने सेल की हिस्ट्री पढ़ी, ठीक। सेल के टाइप्स देखे, 2 तरीके की सेल्स एग्जिस्ट करती हैं न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ओके, इतना पढ़ा। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ सेल देखे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर, सेल वॉल, फिर साइटोप्लाज्म डिटेल में डिस्कस किया, उसके सारे कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सेल में प्रेजेंट होती हैं। इतना हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। क्लास 9th में भी आप लोगों ने यही पढ़ा था। आगे की क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे, तो इतना अच्छे से आप लोग रिवाइज करेगा। यही आज का होमवर्क है। ओके।